First of all, what is intraocular lens? It is the artificial lens implanted in the eye, very simple, which replaces the crystalline lens, that is the normal lens, which is crystalline, and it is used for the optical power of the eye following the lens being clouded by the cataract or any refractive surgery, which I will come on later on. Now come to the two parts, the primary and the secondary Sorry implantation. sir, I am disturbed to you. Sir, optometry पाठशाला प्लेटफॉर्म इन हिंदी, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सर, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सर करके बोलेंगे देन बेहतर रहेगा. Now come to the first part, first slide. Intraocular lens. This is the artificial lens. Artificial lens हम implant करते हैं आंखों के अंदर in the posterior chamber of eye, which replaces the normal lens. जो normal lens हमारी होती है crystalline lens, उसको replace करके हम artificial lens को implant करते हैं आंखों में. That is called the intraocular lens. उसको हम किस किस cases में करते हैं? करेक्ट करते हैं उसको किस केस में? या तो कैटरेक्ट होगी या एनी रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा. इसके दो पार्ट कर लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्प्लांटेशन. प्राइमरी इम्प्लांटेशन ऑफ आई वाल सिंपल सी चीज है कि कैटरेक्ट जो होती है, मोतिया को हटा करके हम जो प्राइमरी लेंस इम्प्लांट करते हैं वो प्राइमरी हो गई. और सेकेंडरी इम्प्लांटेशन हो गया जैसे कि एफेकिक केसेस होते हैं. एफेकिक मतलब कि एफेकिया सिंपल चीज है, इसकी डेफिनेशन होती है एब्सेंस ऑफ लेंस. अगर किसी केस में लेंस एब्सेंस हो जाए, ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, बच्चे पैदा लेते हैं तब भी एफेकिक हो सकते हैं. सेकंड थिंग, ये सर्जिकल भी हो सकता है. सर्जरी में कभी कभी क्या होती है कि लेंस इम्प्लांट नहीं हो पाती और लेंस में भी ड्रॉप, लेंस नीचे चली जाए या लेंस जो क्रिस्टलाइन लेंस निकालने के बाद हमारे पास जगह नहीं हो, हम सेकंड क्या करते हैं, पेशेंट को एफेकिक छोड़ देते हैं. और थर्ड थिंग, ट्रॉमेटिक हो सकती है, चोट लगने की वजह से हो सकती है. चोट लगने की वजह से भी लेंस नीचे गिर जाती है, सेकेंडरी लेंस इम्प्लांट करते हैं. सेकेंडरी जो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं वो इन केस ऑफ एफेकिया एंड अदर ऑपरेटेड केसेस में करते हैं. तो आ जाओ आप पार्ट ऑफ इंट्राओकुलर लेंस. आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर आप यू कैन गो टू डिफरेंट साइट्स एंड यू कैन सी दैट इंट्राओकुलर लेंस कैसे होते हैं. जो पार्ट्स होते हैं इसके मेनली दो पार्ट होते हैं. जो सेंट्रल पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड हैप्टिक, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक, जो सर्कुलर होते हैं. एंड जो साइड में होते हैं इट इज हैप्टिक. ऑप्टिक पार्ट होता है, ये मेनली पार्ट होते हैं जो लेंस को फोकस करते हैं. एंड हमारा जो भी आई है दैट विल बी लाइट फोकस्ड ऑन द रेटिना. और हैप्टिक पार्ट इज द सपोर्टिंग पार्ट, ये सपोर्ट करते हैं लेंस को साइड में. This is the small filaments connected to the optic that holds the lens in place of the eye. Simple सी है. तो जो लेंथ होती है अराउंड 13 मिलीमीटर के करीब होती है, जिसमें 6.5 ऑप्टिक होती है और हेप्टिक जो होती है इट इज अराउंड 3.5, एक ऊपर में होती है और नीचे 3.5 होती है. तो इट इज अ सिंपल डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये हेप्टिक एंड ऑप्टिक की है. अभी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चले कि ये इंट्राओकुलर लेंस सबसे पहले कैसे आए थे. इसकी बड़ी अच्छी कहानी है जो आप लोग को शायद अच्छी लगे. ये 1949 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, एक पायलट था. वो बंदा क्या था कि उस पायलट को कैटरेक्ट थी एंड ही वाज, वो प्लेन ऑपरेट कर रहा था. सडनली द प्लेन वाज क्रैश्ड. प्लेन क्रैश होने के बाद क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली. स्प्लिंटर्स मतलब होते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो एरोप्लेन के जो विंडो होते हैं, जो एक्राइलेट का बना रहता है, वो विंडो के जो पार्ट्स थे उसके आंखों में चले गए. और जब उसने आंख खोला तो उसको और अच्छा दिख रहा था प्रीवियसली पहले से. जब ये थॉमस हॉस्पिटल है लंदन में है, यहाँ पे ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हेरोल्ड रिडले. उन्होंने जब ये चीज देखा कि ये विंडो जो एक्राइलेट का था वो आंख में जाने के बाद और विजन अच्छा हो गया, तो वहां से इन्होंने, रिडले साहब ने क्या किया, वहां से 1949 की है, एक साल के बाद इन्होंने अपना एक नया लेंस बना करके एक्राइलेट का गैस करके कि ये पावर हो सकता है, इन्होंने एक लेडी में इम्प्लांट किया था. तो वहां से स्टार्ट हुई है सबसे पहले इंट्राओकुलर लेंस. जो हम कैटरेक्ट में लेंस लगाते हैं वो इम्प्लांट करने का जो प्रोसीजर था वहां से स्टार्ट हुआ. फादर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं हेरोल्ड रिडले को.
एंड ही इज एट द सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 8 फरवरी 1950 को इन्होंने इम्प्लांट किया था। तो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा इंट्राओकुलर पावर कैलकुलेशन, बाकी आपको चीजें इसकी बताऊंगा कि फर्स्ट जो लेंस इम्प्लांट हुई थी उसमें कितना प्लस माइनस जो भी पावर डिफिशिएंट था। नाउ कम टू द फर्स्ट आईओएल जो इन्होंने इम्प्लांट किया था। इट इज अमामेड दैट इज पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट का हुआ था। 45 ईयर ओल्ड फीमेल पे इन्होंने अपना जो भी था एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट ऑपरेशन। अब जो कैटरेक्ट होते हैं वो मेनली 3 सर्जरी होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट ऑपरेशन, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट ऑपरेशन एंड फेकोएमल्सिफिकेशन। एक्स्ट्रा कैप्सुलर में क्या होती है, पूरी की पूरी हाफ कॉर्निया को हम काट देते हैं जो इनिशियल होती थी, बड़े से इंसिजन दे करके एंड देयर आफ्टर लेंस को इम्प्लांट करते थे। जो फर्स्ट था उन्होंने ऐसे ही किया और उसके बाद उन्होंने एक डिस्क शेपेड बाई कन्वेक्स डिजाइन, जैसे लेंस की बाई कन्वेक्स होती है वैसे ही डिजाइन की उन्होंने लेंस इम्प्लांट किया। नो हेप्टिक देयर, उसके अंदर हेप्टिक कुछ नहीं थी, वो एक सॉलिड सा डिस्क टाइप का उन्होंने इम्प्लांट कर दिया था और पोस्टीरियर चैम्बर में किया था। एंड दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन आईओएल, इन्होंने जो पहला आईओएल बनाया था रिडले साहब ने। उसके बाद जो इवोल्यूशन हुई फर्स्ट जनरेशन, जैसे मैंने बताया रिडले लेंस थी। इसके डिसएडवांटेज क्या थी कि देयर इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन, लेंस थी वो पीछे की तरफ चली जा रही थी। एंड सिंपली है कि फर्स्ट आईओएल इम्प्लांट किया था उन्होंने, सर्जिकल टेक्निक तो बहुत ही गंदी होगी, उसकी वजह से काफी सारे लुक फॉल्स हुए होंगे। तो जो पावर रिमेनिंग पावर आया था उस फर्स्ट लेडी का जो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट हुआ था उसका चश्मे का पावर था +18। यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा पुअर सर्जिकल टेक्निक यूज हुआ था। नाउ कम टू द सेकंड जनरेशन आईओएल। अभी जो ये क्या होता है, रिजिड और सेमी रिजिड इंटीरियर चैम्बर आईओएल था। क्या था कि उस वक्त नए नए सब जनरेशंस के आईओएल जब लोग क्या बोलते हैं हिंदी में आविष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो एंटीरियर चैम्बर लेंस था वो पहले बना था। इसके डिसएडवांटेज ये थे कि ये स्टेरली डिसलोकेट हो जाता था और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एंटीरियर चैम्बर में जो लेंस रहते हैं वो कॉर्निया को रब करते हैं, तो कॉर्नियल डिकम्पोजिशन या कॉर्निया का जो इडमा है वो हो जाता था, उसमें पानी भर आती थी, सूजन हो जाती थी। नाउ कम टू थर्ड जनरेशन इंट्राओकुलर लेंस। उसके बाद उन्होंने थर्ड जनरेशन देखा कि जब इतने लुक फॉल्स है तो उन्होंने आइरिस सपोर्टेड लेंस बनाए जो कि आइरिस पे सपोर्ट हो सके। उसके भी सेम प्रॉब्लम थी, या तो आइरिस की सैफिंग कर देते थे, सैफिंग मतलब कि क्या बोलते हैं हिंदी में, चीरना, उसको होल बटन होल कर देंगे या चीर देंगे या आइरिस से उसको फाड़ देंगे, पिपल डिस्टॉर्शन हो जाएगा जिसको आयरोडोडेनेसिस बोलते हैं, पिपल टूट जाएगी, उसमें इन्फेक्शन हो सकती थी। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिक्सटार्ड मैकुलर एडिमा भी डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द आई। नाउ उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन बनी, इट इज मॉडर्न एंटीरियर चैम्बर लेंस। आप लोगों ने एंटीरियर चैम्बर लेंस देखा होगा जो कि एंटीरियर चैम्बर में इम्प्लांट करते हैं। इट इज द फिक्सेबल लुक एंड मल्टीपल पॉइंट उसमें होते हैं। बट मल्टीपल पॉइंट होने के ये फायदा होते हैं कि वो मोर स्टेबल होते हैं और बेटर डिजाइन होते हैं। वो कॉर्निया को उतना रब नहीं करते हैं, बट फिर भी एंटीरियर चैम्बर जो पोस्टीरियर चैम्बर के लेंस होते हैं उससे तो बेटर नहीं हो सकते, तो उसमें भी चश्मे की पावर काफी ज्यादा आती थी। नाउ द फाइनली जो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन इंट्राओकुलर लेंस विच इज पामा लेंस। ये पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट लेंस होती है, जो सिंपल जो सबसे सस्ती वाली जो लेंस होती है जिसमें आपको ऑप्टिक और हेप्टिक दिखती होगी, दैट इज पामा लेंस। और उसके बाद बाकी फोल्डेबल और स्मॉल इंसिजन लेंस आती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में स्टार्ट होती है। ये थे टोटल 5 जनरेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस और एंड देयर इवोल्यूशन। नाउ कम टू द मटेरियल्स से हमारी लेंसेज बनती है। जैसे मैंने बताया ऑप्टिक एंड हेप्टिक। ऑप्टिक जो होती है वो नॉन फर्स्ट जो है नॉन फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस जो कि रिजिड लेंस होती है, जो SICS वगैरह टेक्निक में यूज होती है, दैट इज पामा लेंस मेड अप ऑफ पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। जो फोल्डेबल लेंस होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की, हाइड्रोफिलिक एक्रिलेट की, और सेम एक्रिलेट इज यूज्ड, जैसे मैंने बताया था कि एरोप्लेन की विंडो में यूज हुई थी और दैट वहां से स्टार्ट हुई थी ये लेंस की पूरी कहानी है। थर्ड वन इज रोलेबल अल्ट्रा थिन इंट्रा, ये काफी कम यूज होती है, हाइड्रोजेल टाइप होती है। हाइड्रोजेल इज ओनली एक्सप्लेनिंग कि हाइड्रो मतलब वाटर, जेल के फॉर्म में ये यूज होती है। ये ऑप्टिक बनाने में
यूज होती है। सेकंड थिंग हैप्टिक, हैप्टिक तो इट इज जस्ट फॉर सपोर्टिंग, तो उसमें ऑप्टिकल पार्ट कुछ नहीं होता है, तो नॉर्मल वो होती है सेमी सॉलिड मटेरियल जैसे पामा, एक्रेलिक एंड पॉलीप्रोपाइलिन, वो यूज होती है इसमें। तो आ जाइए पोजिशनिंग ऑफ आईओएल। अकॉर्डिंग टू पोजिशनिंग ऑफ आईओएल आप उससे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पोजिशन क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांटेशन। जो मेन साइट है हमारा इंट्राओकुलर लेंस का, वो पोस्टीरियर चैम्बर में इम्प्लांट करते हैं। सेकंड जो हो सकता है उसमें सिलियरी सल्कस फिक्सेशन करते हैं। कभी कभी ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होती है, पोस्टीरियर चैम्बर हमारी रप्चर हो जाती है, किसी तरह रेंट हो जाती है, तो हम वहां पे जो सल्कस होती है, सिलियरी सल्कस, वहां पे इम्प्लांट करते हैं। या फिर इन बैग, नीचे अगर हमारा रेस्ट सपोर्ट नहीं है फिर भी हम इन बैग में इम्प्लांट करते हैं और स्क्लेरल फिक्सेशन करते हैं। स्क्लेरल फिक्सेशन जैसे मैंने अभी बताया था कि एफेकिया में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ट्रोमेटिक हो गया, ट्रोमेटिक में पूरी की पूरी लेंस नीचे चली गई, देयर इज नो बेस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ लेंस। हम लेंस कहाँ लगाएंगे, स्क्लेरल फिक्सेशन। जो उसके हेप्टिक होते हैं वो हम स्क्लेरा में फिक्स करते हैं, जो ऑप्टिक होते हैं इट इज एट द लेंस का जो लेवल होता है वहां पे रहता है। ठीक है, ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, ऊपर आपकी कॉर्निया है, देयर आफ्टर ये पिपिल हो गई एंड देयर इज द लेंस, यहाँ पे सिलेरी मसल्स है। अब आप देख रहे हो कि बिटवीन आइरिस, बिटवीन लेंस देयर इज ए स्पेस दैट इज कॉल्ड सल्कस। तो हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है फॉर लेंस इम्प्लांटेशन, तो हम क्या करते हैं, सल्कस में इसको इम्प्लांट करते हैं। दैट इज द सिलेरी सल्कस फिक्सेशन ऑफ द लेंस। तो आप इन बैग इम्प्लांट देखिए, ये जो बैग है दिस इज एंटीरियर कैप्सूल, दिस इज पोस्टीरियर कैप्सूल, और ये बैग है, बैग में हम इम्प्लांट कर देते हैं। वो भी मैं बोलूंगा कि इट इज नॉट द प्रॉपर स्पेस जहां पे हम इम्प्लांट करें लेंस को। जो मेन होता है वो पोस्टीरियर कैप्सूल में ही होता है। स्क्लेरा आप देखो कि लेंस तो हम इम्प्लांट कर रहे हैं, बट जो हैप्टिक है ये कहाँ होता है, इसकी सपोर्ट हम स्क्लेरा को देते हैं, स्क्लेरा में इसको लगाते हैं। ये या तो यहाँ पे हैप्टिक को सूचर कर देंगे या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लू लगाते हैं ताकि ये फिक्स रह सके। बट इट इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, इसमें प्रॉब्लम्स काफी होती हैं, बट इट इज मेनली सीन इन फेकिया के केस में हम करते हैं। सेकंड वन इज एंटीरियर चैम्बर इम्प्लांटेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर चैम्बर में लेंस जो लगाते हैं वो देखिए डायग्राम में जैसा दिख रहा है कि एंटीरियर चैम्बर लेंस कितना आगे है एंड इट इज फिक्स विद द दैट आइरिस। अब आइरिस में फिक्स होने पे क्या है, दो तीन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आपके प्रॉपर जो डायलेटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पिपल होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर मे बी लीड्स टू सम बटन होल टाइप और देयर मे बी इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, क्योंकि एक्वस का ड्रेनेज नहीं हो पाता है। फिर भी अगर मजबूरी है तो हम इसको लगाते हैं। नाउ ये आप देख लो आइरिस फिक्सेटिंग लेंस। आइरिस फिक्सेटिंग लेंस में यहाँ पे क्लॉ होती है। अब देखो ये आइरिस में फिक्स कर रखा है। जो हमारे थर्ड जनरेशन जो इवोल्यूशन हम कर रहे थे लेंस का, उसमें आपने देखा होगा दिस इज द आइरिस फिक्सेटिंग लेंस। बट जो मैंने बोला कि जो प्रॉपर हमारा जो पोजिशनिंग ऑफ लेंस होता है वो पोस्टीरियर कैप्सूल में ही होता है। आप कहीं पे भी लगा दो तो इट विल लीड मोर कॉम्प्लिकेशन। समटाइम हमारे पास नीचे अवेलेबल नहीं होता है लेंस कैप्सूल के पास कुछ भी स्पेस, तो हम ये सब चीजें लेंस लगाते हैं। ना पोस्टीरियर चैम्बर लेंस जो लेंस होती है वो, उसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर लेंस होती है उसकी एंगुलेशन होती है 10 डिग्री की, सो दैट की जो कैप्सूल होता है वो इट इज राउंड, जो ऊपर में होता है। 10 डिग्री एंगुलेशन से क्या है, हेप्टिक अच्छे से वहां पे इम्प्लांट हो जाती है। जैसा आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ऑप्टिक होती है इट इज अराउंड 6.5, जो टोटल लेंथ है तो ये अराउंड 13.5, इसमें ये 3 पॉइंट समथिंग इधर हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग इधर हो जाएगा। एंड जो ये हेप्टिक और ऑप्टिक का एंगल होते हैं एंगुलेशन, इट इज मेड अप ऑफ अराउंड 10 डिग्री। इट इज फॉर द बेटर इम्प्लांटेशन, अच्छे से इम्प्लांट होने के लिए पोस्टीरियर चैम्बर में ये ऐसे हमारे फिगर बन के आती है। जो भी आप लेंस निकालोगे तो ऐसे ही देखोगे, इंट्राओकुलर लेंसेज होते हैं। नाउ द लेंस आर क्लासिफाइड। जो लेंस की अदर जो क्लासिफिकेशन है जो मेन है होती है जिसपे हमारा बेस्ड होता है कि कौन सी लेंस कब यूज करनी है। आप किसी भी हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पे पैकेज डिस्कस होती है कि
इतने में ये लेंस होगी, इतने में ये लेंस होगी, वो सब चीजें इसी पे बेस्ड होती है, फोकसिंग ऑफ इंट्राओकुलर लेंस। जो इनिशियल लेंस है इट इज यूनिफोकल इंट्राओकुलर लेंस। यूनिफोकल आप समझते होंगे, जैसे बाइफोकल हम चश्मा बनाते हैं, बाइफोकल में क्या होती है, ऊपर में चश्मे में होती है ग्लासेस, दिस इज फॉर डिस्टेंस विजन, दूर देखने के लिए होती है, और नीचे वाली पास देखने के लिए होती है। सेम थिंग है यहाँ पे, जो यूनिफोकल लेंस है, जो इनिशियल लेंस हम स्टार्टिंग में बनी थी वो यूनिफोकल ही बनी थी। और सेकंड थिंग, जो हम रिजिड लेंस लगाते हैं, जैसे कट वाला जो होता है, जो स्मॉल इंसिजन या एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उसमें हम यही लगाते हैं। इसमें क्या होती है कि दिस इज ओनली फॉर डिस्टेंस विजन। ये जितनी भी पावर होती है ऑप्टिक में वो सेम होती है। जो यूनिफोकल इंट्राओकुलर लेंस होता है, यहाँ पे लिखा हुआ लेंस विद द यूनिफोकल पावर, मतलब जितनी भी लेंस है उसमें एक ही पावर होगी। इसमें क्या होती है, जो नियर विजन की प्रॉब्लम होती है, सपोज दैट किसी की आप जब ऑपरेट करने जा रहे हो या ऑपरेशन किसी की हो रही है तो पावर आती है 20 जो पावर है वो कंप्लीट पूरी ऑप्टिक में रहेगी इसकी। और अगर आप उस आफ्टर ऑपरेशन अगर आप उसको दोगे पावर, तो नियर विजन का आपको 2.5 ऐड करना पड़ेगा। नाउ कम टू मल्टीफोकल लेंसेस। मल्टीफोकल में क्या है कि डिफरेंट रिम्स बने रहते हैं। ये जो साइड में रिम्स होते हैं वो डिस्टेंस विजन के होती है, सेंटर में जो होती है नियर विजन की होती है, और बीच में जो होती है इंटरमीडिएट विजन की होती है। उस तरह से रिम्स बन के ये मल्टीफोकल लेंस आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होती है, पैकेजिंग डेवलप होती है कि आपको जितने महंगे लेंस चले जाएंगे उतनी वो मल्टीफोकल और ट्राईफोकल होते चले जाती है। उससे क्या है कि आपको फर्दर चश्मे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप अपने पेशेंट्स को डील करोगे तो अकॉर्डिंगली आप बताओगे कि यूनिफोकल या मल्टीफोकल जो भी लेंस यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जब प्राइस वेरिएशन होता है, पैसे की वेरिएशन करते हैं। दिस इज फॉर द साइमल्टेनियस विजन के लिए, जो नियर विजन और डिस्टेंस विजन है दोनों के लिए ये यूज होती है। अदर देन इसके अलावा जो एक और लेंस है, ये क्लॉथ सेपरेट लेंस होती है जो कि फिक्स हो जाती है, और ये जो ऑप्टिक होती है इसकी, दिस विल मूव। ये क्लॉ मूव करेगा तो ऑप्टिक क्या होता है, वो आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। दिस इज ऑल्सो गुड, बट क्या है कि इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक ये है कि समटाइम हमारी आई की एकोमोडेटिव पावर होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। उसके वजह से क्या होती है, जो ऑप्टिक है वो हिल नहीं पाती है। तो मे बी दिस इज एन एडवांस्ड ऑप्टिकल लेंस, बट ये उतना ज्यादा चल नहीं पाया। जो मेनली होती है मल्टीफोकल ही होती है। नाउ द अदर फॉर्म ऑफ इंट्राओकुलर लेंस पे आ जाओ, तो एक तो टोरिक आईओएल होता है। टोरिक सिंपल से थिंग है कि ये एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करती है। जितने भी आप लोग जरूर कंसर्न होगा कि एस्टिग्मेटिज्म जो हम सिलेंड्रिकल पावर यूज करते हैं इसमें में टू करेक्टिंग द एस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि वो एक्सिस पे पावर वेरी करती है। सेम चीज टोरिक में होता है। जब हम ऑपरेट करते हैं तो वहां पे हम मार्क कर लेते हैं कौन सी एंगल पे कौन सी पावर वेरिएशन है, और अकॉर्डिंगली हम लेंस को प्लेस करते हैं। और ये जब सर्जरी करते हैं तो इसकी सिलेंड्रिकल पावर बहुत ज्यादा होती है, उसको टोरिक लेंस इम्प्लांट करते हैं। तो दैट कि उसके देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, एक एक्सिस पे पावर ज्यादा होती है, बाकी पे सेम होती है, जस्ट लाइक स्फेरिकल एंड द सिलेंड्रिकल पावर इन द स्पेक्स जो हम ग्लास में देते हैं। टोरिक लेंस इम्प्लांट करते हैं। नाउ स्फेरिकल आईओएल ये क्या करता है, स्फेरिकल एब्रेजन को कम करता है, ठीक है, एंड बेटर इमेज फॉर्मेशन एट द रेटिना। तो आप आ जाओ एनआरआईडिया आईओएल। दिस जो मैं भी बता रहा हूँ सब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस बता रहा हूँ, यू कैन यूज इट, आप एग्जाम वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू एनआरआईडिया आईओएल। आईडिया का सिंपल सा मतलब है जिसके आइरिस ना हो, मे बी वो कॉन्जेनेटल हो सकते हैं, बाई बर्थ हो सकते हैं, बाई की एनी इंजुरी हो सकता है, आंख पे लग गए और पूरी की पूरी आइरिस नहीं है। आप ये जो शेप देख रहे हो उसकी ऐसी शेप बनी हुई है जो कि आइरिस के जैसी है, पीपल के जैसी है। ये क्या करते हैं, इम्प्लांट हो जाती है पीपल के पास, और बीच में ऑप्टिक होती है जो कि विजन में हेल्प करती है। तो इस वे में हम एनआरआईडी आईओएल को यूज करते हैं। इसके एक ब्लैक डायफ्राम होते हैं के आसपास। कम टू पिगी बैग आईओएल। पिगी बैग का सिंपल मतलब है कि एक के ऊपर एक। पिगी बैग आईओएल हम कहाँ यूज करते हैं, दो आईओएल एक साथ यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहीं और ऑपरेट होकर के आते हैं
सपोज दैट उनकी जो लेंस की पावर थी वो 24-25 थी, और ऐसा जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उन्होंने क्या कर दिया, उसको 20 का डाल दिया। देयर इज डिफिशियंस ऑफ 5 to 6 डायोप्टर का। वो पेशेंट है कि आफ्टर ऑपरेशन वो 5 to 6 डायोप्टर का तो लगाएगा नहीं चश्मा। हम क्या करते हैं कि अनदर लेंस लेते हैं 5 या 6 डायोप्टर पावर का, और उसको पिगी बैग एक के ऊपर एक लगा देते हैं। These are the IOL piggybacking IOL which existing, जो एग्जिस्ट कर रही है IOL, उसके ऊपर फर्दर हम एक और इम्प्लांट करते हैं, 2 IOL लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड पिगीबैक IOL, एक के ऊपर एक। ये सब भी होती है। नाउ कम टू ब्लू लाइट फिल्टरिंग IOL। ये ब्लू कलर को फिल्टर करती है, जनरली येलोइश इन कलर। एंड ये क्या करती है, अभी जैसा आपने देखा है कि यूवी रे से बचने के लिए बहुत सारे ब्लू स्पेक्ट्रम या ब्लू फिल्टरिंग ग्लासेस यूज करते हैं। ब्लू कलर का हम लैपटॉप और मोबाइल को कवर कर देते हैं। जस्ट इसको यूज करने के लिए हम, अगर इसके ऑप्टिक एंड हेप्टिक द सेम, बट इट इज येलो कलर्ड लेंस विच इनहिबिट द अल्ट्रावायलेंट रेट को आने में वो मना करती है, सो दैट की जो रेटिना है, रेटिना में जो एज रिलेटेड चेंजेस है वो नहीं होते। It is also good. These are all advancement in intraocular lenses. And the photochromatic IOL भी होते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेंट एब्जॉर्बिंग फोटोक्रोम्स होते हैं। जैसे चश्मे फोटोक्रोमेटिक होते हैं, वो डार्क हो जाते हैं, सिमिलरली द सेम थिंग, ये यूवी रे को अंदर नहीं आने देते हैं और रेटिना हमारी डैमेज नहीं होती है। नाउ द फर्दर एडवांसमेंट ऑफ IOL में आ जाइए। तो ये है टेलीस्कोपिक। ये इंडिया में तो नहीं यूज होते हैं, यूके वगैरह बाकी सब जगह यूज होते हैं, बट यू कैन नो अबाउट दिस ऑल्सो। दिस इज द मिनिएचर इम्प्लांटेबल गैलीलियन टेलीस्कोप को छोटे से फॉर्म में बना के मल्टीपल लेंस को एक साथ जोड़ के ये बनाते हैं। इट इज यूज्ड इन द पोस्टीरियर चैम्बर। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो लेंसेज, जैसे मैंने बताया, द ऑप्टिक विच गिव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ 3 एट द सेंट्रल विजुअल फील्ड। सेंट्रल विजुअल फील्ड को 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं। अब सिंपल से आपको भी पता है कि नियर विजन के लिए हम आफ्टर ऑपरेशन 2 से लेकर 3 के करीब पावर देते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे होती है, और साथ साथ ये मैकुलर डिजेनरेशन भी कम करती है। अब ये देख लो, टेलीस्कोपिक IOL एक के ऊपर एक 2 मिरर के फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ लेंस हम क्या करते हैं, 2 मिरर को जोड़ करके और ये बनाते हैं फॉर द बेटर मैग्निफिकेशन। ये सब बस टाइप्स आप जान लीजिए। जो मेन चीजें है यूनिफोकल, मल्टीफोकल एंड ट्राइफोकल टाइप ऑफ लेंसेज विच टू एक्सप्लेन एवरीवेयर, आपको हर जगह बताने पड़ेंगे। अब ये भी आ जाओ फेकिक IOL। आपको पता ही होगा सीडो फेकी और फेकिया में क्या होता है। फेकिक मतलब जो हमारे ऊपर से बन के आते हैं, जो नॉर्मल लेंसेज होते हैं। फेकिक IOL क्या होती है, जो नॉर्मल लेंस होती है उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं, ठीक है। These are the IOL used to correct the myopia with the eye with the natural lens being untouched. अब सपोज दैट कि कोई आपके पास पेशेंट्स आता है जो जिसकी नॉर्मल है, वो कैटरेक्टस नहीं है, उसको कैटरेक्ट नहीं है, मोतिया नहीं है, बट इसका जो मायोपिक पावर है वो बहुत ज्यादा है, -8 -10 टाइप से है। उस वक्त क्या करेंगे हम, जो फेकिक लेंस है, जो नॉर्मल लेंस है, उसके ऊपर एक और इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर देंगे, सो दैट कि उसको चश्मा ना लगाना पड़ेगा। इसको फेकिक लेंस बोलते हैं। मतलब जो नॉर्मल लेंस के ऊपर आप IOL लगाएंगे तो फेकिक IOL लगाएंगे वहां पे। एंड these are the एंगल सपोर्टेड लेंस होती है, आईरिस फिक्सेटिंग लेंस होती है, और सल्कस सपोर्टिंग। मतलब हम या तो AC में लगा सकते हैं एंटीरियर चैम्बर में, या आईरिस में उसको फिक्स कर सकते हैं, या सल्कस में, जैसे मैंने बताया था कि सल्कस में आप इसको इम्प्लांट कर सकते हैं। एंड नाउ कम टू द डिफरेंट फॉर्मूलाज, जो मैं अभी बस नाम ले रहा हूँ, बिकॉज जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा तो उसमें इंट्राओकुलर लेंस फॉर्मूला डिस्कस करूंगा आपसे। जो लेंस फॉर्मूला, जैसे हम फॉर्मूला यूज करके किसी का भी पावर पता करते हैं कि हाउ मच इंट्राओकुलर लेंस पावर ही विल बी यूज्ड। इसका जो मेन पार्ट होता है, एक तो थियोरेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि हम थ्योरी से बेस्ड होता है, और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो SRK-T, अभी भी यूज होती है। ये काफी पुरानी फॉर्मूला है, अराउंड 10 to 15 ईयर ओल्ड, बट ये अभी भी यही यूज होती है। बाकी जो थियोरेटिकल फॉर्मूला है, नाम आप देखिए, बिंकॉस्ट फॉर्मूला है, कॉलन ब्रैंडल्स फॉर्मूला है, गोल्डस्टैंड फॉर्मूला है, हॉफर्स फॉर्मूला है। एम्पिरिकल में आप देख लो, SRK नॉट शाहरुख खान, इट इज सैंडर्स लेफ्ट फॉर्मूला। तो दिस इज वन। सबसे पहले इन्होंने ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये
फॉर्मूला डेवलप किया था, दैट इज SRK1, SRK2, SRK3 एंड दिस इज SRKT। T मींस थियोरेटिकल, हेगिस फॉर्मूला। मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें बताऊंगा, इंट्राओकुलर लेंस फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। नाउ कम टू द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ IOL। IOL की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सिंपल थिंग है, मैकेनिकल डैमेज टू द IOL। IOL हमने इम्प्लांट किया और सडनली वो ब्रेक हो गया अंदर ही आई के अंदर, तो इट विल कॉज मैकेनिकल डैमेज एंड देयर आफ्टर उसके बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेकंड वन इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। IOL आप लगाओगे, अगले दिन देखोगे कि वो डिसलोकेट हो गया बिकॉज ऑफ सम मे बी सर्जिकल एरर, या फिर हमने सही जगह पे प्लेस नहीं किया। थर्ड वन इज बुल्लस केराटोपैथी। बुल्लस केराटोपैथी ये होती है, आप ऑपरेशन के बाद देखते होगी आंखों में सूजन हो जाते हैं, खास करके कॉर्निया में, ड्यू टू जो ऑपरेट करते वक्त हमारा जो हेप्टिक होता है वो टच हो जाता है कॉर्निया के एंडोथेलियम में, जो नीचे वाली लेयर होती है, और वो क्या करती है, कॉर्निया का जो नॉर्मल पैनल होता है, एंडोथेलियम पंप होता है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलती है, वो हैम्पर हो जाती है। और किसी भी पंप आप हैम्पर करोगे तो वो एक्सेस फ्लूइड निकालती है, उसकी वजह से देयर इज जो क्या बोलेंगे, सूजन बोलेंगे या कॉर्नियल एडमा बोलेंगे, वो हो जाती है। दैट इज कॉल्ड बुल्लस केराटोपैथी। बुल्ला फॉर्मेशन हो जाता है चारों तरफ। ना पोस्टेरियर कैप्सूल रप्चर हो जाएंगे, ये होते ही हैं। एंटीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन होगा बिकॉज ऑफ रबिंग ऑफ IOL। सेम थिंग, पोस्टेरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन में भी रबिंग हो जाएगी। एंड देयर आफ्टर कैल्शियम डिपॉजिट। अभी अब क्या होती है कि हमारी बॉडी की अपनी सिस्टम होती है, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम के ऊपर। कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन भी मिलती है कि जो इंट्राओकुलर लेंस हम इम्प्लांट करते हैं उस पर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है, खास करके हाइड्रोफिलिक लेंस में। अभी मैं आगे आपको हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बताऊंगा। There is adherence of the lens and there is sunset syndrome. There is some dislocation of the lens leading to sunset syndrome. ये देखिए सनसेट सिंड्रोम में जो लेंस था वो डिसलोकेट होके डाउनवर्ड आ गया एंड इट लुक्स लाइक सनसेट, सन जैसा, जैसे सूर्य डूब रहा हो। दिस इज कॉल्ड सनसेट सिंड्रोम। एंड ये है जो लिक्विड फॉर्म में अब डिफरेंट इंट्राओकुलर लेंस आने वाले हैं। These are the new type of intraocular lens which consist of acrylate IOL with liquid and injectable IOL होगा। जैसे इंजेक्ट करके हम ओपन करते हैं वैसे नहीं, ये फ्लूइड के फॉर्म में आएगा। और इसमें जो मेन होगी, आपको बैग को फुलाने होंगे। जो पोस्टेरियर कैप्सूल बैग होता है, आप उसको जितना ज्यादा ओपन करोगे वो फ्लूइड के फॉर्म में आके एंड देयर आफ्टर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। वहां पे भी कॉम्प्लिकेशन होगा, अगर हम ढंग से बैग नहीं ओपन करेंगे तो वो छोटे जो लेंस होगा वो छोटा ही होके वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। बट ये अभी न्यू इंजेक्टेबल लिक्विड फॉर्म में IOL आने वाले हैं, ये हो जाएंगे आपके रिसेंट एडवांसमेंट। नाउ कम टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इंट्राओकुलर लेंसेज। तो फर्स्ट जो फॉर्म है, दिस इज बेसिक मोनोफोकल लेंसेज। बेसिक मैंने बताया कि आप जो रिजिड लेंसेज होते हैं, जो फोल्डेबल नहीं होते, जिसमें ऑप्टिकल हेप्टिक दिखती है, ये जब हम इम्प्लांट करते हैं इट इज यूनिफोकल। यूनिफोकल मतलब कि सिर्फ एक फोकल्स, जो डिस्टेंस में यूज होते हैं तो डिस्टेंस फोकल ही दिखेगा, नियर विजन नहीं दिखेगा। और इसके क्या होते हैं, इंस्टेंट जो इम्प्रूव्ड विजन होते हैं वो कम होते हैं। इसमें हमको चश्मा देना ही पड़ता है, जो यहाँ पे लिखे ग्लास इज नीडेड फॉर नियर विजन, एंड ग्लेयर वगैरह हेलो वगैरह काफी कम होता है। सेकंड वन इज एस्टिमेटिक करेक्टिव लेंसेज। एस्टिमेटिक करेक्टिव लेंसेज होती है वो, एक तो उसमें मार्किंग होती है साइड में जो कि टोरिक करेक्शन के लिए होती है, और सेकंड थिंग कि हम फेको या फिर लेजर कैटरेक्ट सर्जरी, आजकल फेमटो लेजर यूज होती है, उसमें इम्प्लांट करते हैं। और अदर देन दिस दीज ऑल आर द फोल्डेबल लेंसेज। ये फोल्डेबल लेंस हम इम्प्लांट करते हैं जो कि हमारे डिस्टेंस और नियर दोनों देखते हैं, ठीक है। एंड ग्लासेस, माइनरली ग्लासेस तो पड़ते ही है, इसमें यूज होते ही है। सेकंड वन इज क्रिस्टलाइन, और जो मैं बोला था कि यहाँ पे वो क्लॉ होते हैं। क्लॉ क्या करते हैं, जब भी आप देखते हो तो जो आई का मूवमेंट होता है, जब आप दूर देखते हो तो आई डायलेट होती है, बड़ी होती है, और पास देखते हो तो कंस्ट्रिक्ट होके पास में देखती है। अब ये क्लॉ क्या होती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द मसल्स, जो सिलेरी मसल्स मूव होती है लेंस के पास, उससे क्या है कि ये क्लॉइंग होती है। ये आप जब पास देखोगे तो ये क्लॉ होकर के आगे फ्रंट की तरफ आएगी लेंस, ये जो ऑप्टिक पार्ट है, अदरवाइज पीछे हो जाएगी।
दिस इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस एज वेल एज मिड रेंज, और कभी कभी नियर विजन के लिए माइनर पावर की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ +1.5 तक दिया हुआ, इतना पावर की ग्लास लगते हैं, इसलिए ये अभी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज एट लास्ट आपको यूज करने के बाद भी इसमें तो लेने ही पड़ते हैं। नाउ कम टू जो टेक्निक्स मल्टीफोकल है, जो मैं बता रहा था कि मल्टीपल उसमें होते हैं रिम्स, डिस्टेंस के और नियर के दोनों। तो ये जब मल्टीफोकल लेंसेज यूज होते हैं तो उसमें माइनरली पावर की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। दिस ऑल यूज्ड इन फेको। एंड जो सिंफनी होती है, आप इसमें मल्टीपल रिम्स होते हैं, जो इनिशियल स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। सिंफनी में क्या होती है, मल्टीपल रिम्स होते हैं। आपकी जो डिस्टेंस विजन है, इंटरमीडिएट विजन है, नियर विजन है, सबको ये ओवरकम कर देता है। इसमें की जरूरत तो अराउंड 90% नहीं पड़ती है। मे बी ड्यू टू सर्जिकल करेक्शन, जो सर्जरी में हमें प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्राओकुलर लेंसेज होते हैं। अब जो मेन है, मैं आपको दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि आप जैसे पेशेंट को कन्विंस करेंगे, दिस इज फॉर पेशेंट्स आल्सो एंड दिस इज फॉर द जनरल पॉपुलेशन आल्सो, ताकि आप अवेयर रहें कि हमें कौन सा लेंस कब यूज करना है। जब आप पेशेंट को समझाते हैं तो दिस इज द रिजिड लेंस, इसमें कोई भी रिम नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल रिम्स आर देयर, डिस्टेंस के लिए अलग है, पास के लिए अलग है। जब पेशेंट्स को आप समझाओगे तो दो चीजों पे समझाओगे। एक तो बताओगे कि भाई ये जो है ये नॉर्मल लेंस होते हैं, इसमें आप ओनली हेप्टिक एंड ऑप्टिक होते हैं, तो आपको ऑपरेशन के बाद भी चश्मा लगेगा। सेकंड थिंग, जब आप ये बताओगे ड्यूरिंग, ये जो होती है मल्टीफोकल होती है, जिसमें ऐसे तो ज्यादा लगते हैं बट मल्टीपल रिम्स होते हैं, इसमें चश्मे के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है किसी से डरना। हाइड्रोफोबिक, ये जो लेंसेज होते हैं मल्टीफोकल लेंसेज, ये जो हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हाइड्रो मतलब पानी होती है, सिंपल से चेंज है कि कैटरेक्ट की जो प्रोसेस होती है वो कैटरेक्ट होती क्यों है। कैटरेक्ट मेनली तीन प्रोसेस होते हैं, रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड प्रोटीन कोगुलेशन। तीनों प्रोसेस को के लिए हाइड्रोज पानी की जरूरत पड़ती है लेंस के अंदर। हमारी जो बॉडी फ्लूइड होती है, ये तीनों प्रोसेस में पानी यूज करके हमारे लेंस में मोतिया जो कैटरेक्ट होती है वो फॉर्मेशन करती है। अगर आप हाइड्रोफोबिक लेंस यूज करोगे, फोबिक मतलब पानी से जो दूर जाती है, तो जो लेंस होती है हाइड्रोफोबिक लेंसेज, वो पानी को लेंस के पास आने नहीं देती है। तो क्या होती है कि जो कैटरेक्ट का फॉर्मेशन है आफ्टर लेंस इम्प्लांटेशन, वो डिले होता है, लेट होता है। सेकंड थिंग, जो कैटरेक्ट का प्रोसेस होता है वो लेट होता है, तो लेंस की लाइफ बढ़ती है। whenever you are using these lenses, आपकी लेंस की लाइफ बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज मल्टीफोकल लेंस यूज करेंगे तो। अदर देन दैट, जो आप हाइड्रोफिलिक यूज करेंगे, जो सस्ती वाली लेंस है, तो आपको पेशेंट से ले आते होंगे कंप्लेन करने कि मुझे झिल्ली जैसे दिख रही है। जो झिल्ली फॉर्मेशन है, डेट इज कॉल्ड पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी, वो जल्दी हो जाती है। जब भी आप पेशेंट को कन्विंस करेंगे कि आपको हाइड्रोफोबिक लेंस लगानी है, सेकंड थिंग मल्टीफोकल लेंस लगानी है, मे बी इसके पैसे ज्यादा होते हैं, बस इसकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी होती है, 5 to 10 ईयर मिनिमम लाइफ होती है। सपोज दैट अगर आप किसी को 50 साल में मल्टीफोकल लेंस लगा रहे हो, तो 65, 80, 70 ईयर के आसपास ही उसको झिल्ली फॉर्मेशन होगी, जो कि हम लेजर से क्लीन करते हैं। बट अगर वो बंदा नॉर्मल लेंस लगाएगा तो विद इन 5 ईयर अगेन कैटरेक्टस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ये चीजें होती है, तो जब आप पेशेंट को ब्रीफ करो तो ये चीजें ब्रीफ कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके। हेलो सर। क्या? हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर, आपने अभी बताया था कि एक मिनिएचर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप लेंस था ना सर? तो सर उसका इम्प्लांटेशन का क्या प्रोसेस है सर, और सिर्फ मैग्निफिकेशन करेगा सर की और डिस्टेंस के लिए भी कुछ
है सर? मतलब ये जो मल्टीफोकल है या फिर ये जो मोनोफोकल है? टेलीस्कोपिक लेंस जो होते हैं ये रिजिड लेंस होते हैं. इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये फोल्डेबल लेंस नहीं होते हैं. जब आप ऑपरेट करेंगे तो कट करना पड़ेगा, कट करके फिर वो इम्प्लांट करेंगे. सेकंड थिंग, आपको पता ही है कि टेलीस्कोपिक लेंस क्या होते हैं. टेलीस्कोपिक लेंस जो होते हैं वो डिस्टेंस विजन को क्लियर करते हैं. टेलीस्कोप यूज फॉर डिस्टेंस. ठीक है. तो जब आप डिस्टेंस यूज करोगे, डिस्टेंस के लिए जो आप यूज करोगे टेलीस्कोपिक लेंस, उसी में यूज हो सकते हैं. तो दैट टेलीस्कोपिक लेंस इसलिए ज्यादा यहाँ पे चल नहीं पाई है बिकॉज ऑफ दैट कि वो सिर्फ डिस्टेंस को ही कवर कर पाती है. अदर देन दैट टेलीस्कोपिक के साथ छोटी छोटी मिनिएचर लेंस होती है जो नीचे लगी होती है. इट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशन. आप उसके साइज पे देख रहे हो कि कैसा है, तो अदर कॉम्प्लिकेशन भी उसके साथ काफी सारे होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ये उतना यूज नहीं होते हैं. आई हैड जस्ट टोल्ड, आपको सिर्फ इसलिए बताया मैंने ताकि आप वो जान सको कि इस टाइप के भी लेंस होते हैं, बट वो इतना यूज होता नहीं है. Thank you, sir. Anything else? Thank you so much, sir. Wonderful explanation, sir, and nice presentation. इतना अच्छे से आपने explain किया है कि I think no more query. Anyone, any query? सर मेरा क्वेश्चन था. बोलिए. हेलो सर, जैसे किसी पेशेंट का सबलक्सेशन हो गया है तो क्या उसमें इंट्राओकुलर लेंस दोबारा से इम्प्लांट किया जा सकता है? Raj, please repeat again. किसी पेशेंट का जैसे सबलक्सेशन हो गया है जी, तो क्या इंट्राओकुलर लेंस दोबारा से उसे इम्प्लांट किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सबलक्सेटेड लेंस को निकाल के एंड न्यू लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं. देयर इज पोस्टीरियर बैग. पोस्टीरियर कैप्सूल होगा तो हम सेकेंडरी लेंस फिर से इम्प्लांट कर सकते हैं. एक्चुअली होता क्या है, आप मल्टीपल ऑपरेट कर नहीं सकते. एक बार सबलक्सेशन होने के बाद क्या है कि अगर वो फिक्स हो गई पोस्टीरियर कैप्सूल से, जब आप निकालोगे तो पोस्टीरियर कैप्सूल नहीं होगी. बट जो हमारे पास अदर ऑप्शंस है जैसे एंटीरियर चैम्बर लेंस होगी, स्क्लेरल फिक्सेटेड लेंस हो गई, वो हम यूज करेंगे फॉर दैट. और इन अगर है कि जैसे आज ऑपरेट हुआ है, विद इन 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर के बाद भी सबलक्सेशन होती है, जो पोस्टीरियर कैप्सूल होती है वो इतने अच्छे से उसमें चिपक नहीं पाती. हम उसको आराम से निकाल के सेकेंडरी लेंस, अदर लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं. ओके सर. सर हाइड्रोफिलिक लेंस में ज्यादातर पीसीओ क्यों बन जाता है? भाई मैंने बताया ना आपको, जैसे आप पढ़ोगे ना कि हाउ द कैटरेक्ट फॉर्मेशन वाज टेक्स प्लेस. जब कैटरेक्ट आपकी बॉडी में होते हैं, कैटरेक्ट कुछ नहीं है, जो आप ये बोल वियर एंड टियर थ्योरी पढ़े होंगे, जिसमें बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है, सिंपल सी थिंग आप ऐसे याद कर लो, वो जाकर के जहाँ पे भी स्पेस होते हैं वहां पे लॉज हो जाते हैं, वहां पे कलेक्ट हो जाते हैं. कि जो मेनली 3 प्रोसेस होते हैं, जब आप बुक में पढ़ोगे, एक लिखेगा डिहाइड्रेशन, एक लिखेगा रिहाइड्रेशन, एक लिखेगा प्रोटीन कोagulation. ये तीनों स्टेप्स में पानी की जरूरत होती है. हाइड्रोफोबिक, अगर आप वहां तक पानी पहुंचने ही नहीं दोगे तो ये सब चीजें वहां तक पहुंचेगी ही नहीं. जब आप लेंस हाइड्रोफोबिक लेंस लगाओगे, फोबिक जो कि पानी को दूर भेजता है, तो ये तीनों जो कैटरेक्ट की प्रोसेस है वो वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो आपके जो लेंस है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसके पीछे पीसीओ होती है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी. इसलिए हाइड्रोफोबिक इज मोर बेटर. आप पानी पहुंचने दें. इसलिए आप जब पेशेंट को समझाते हैं या कहीं भी देखते हो कि हाइड्रोफोबिक ही बताता है कि हाइड्रोफोबिक लेंस लगाने चाहिए, तो यही होती है.